आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी वालों के लिए जो 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ना, वो बताऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाले टॉपिक हैं वो बताऊंगा। हाँ, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बायोलॉजी के जो कुछ टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, उनको मैं लेके आया हूँ। सो आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है पुमंग, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोशियम बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, पुष्प का नर जनन अंग पुमंग कहलाता है। पुमंग क्या है भाई, पुमंग जो है वो पुष्प का नर जनन अंग है ना। तो ये पहला हो गया। फिर इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी जो इकाई है उसको पुंकेसर कहा जाता है। तो पुमंग के बारे में आपको इतनी जानकारी हो गई। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, प्रत्येक पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है ना। जो पुमंग है, पुमंग को ही पुंकेसर कहते हैं और प्रत्येक पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है। पहला पुतंतु, जिसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में पुतंतु। यह लंबी धागे नुमा संरचना होती है। पुतंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, यह लंबी धागे नुमा संरचना होती है। ये किसका भाग है, पुंकेसर का पहला भाग है। दूसरा है परागकोश, एंथर। परागकोश, दूसरा जो पुंकेसर का भाग है वो है परागकोश, जिसे एंथर कहते हैं। यह थैली के समान संरचना होती है ना, यह थैली के समान संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो थैली के समान होती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पुमंग एंड्रोसियम की परिभाषा, और एंड्रियोसियम जो है उसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला पुतंतु फिलामेंट और दूसरा परागकोश एंथर। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये कुछ फिगर है। ये परागकोश है, परागकोश का मतलब एंथर है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंथर है। और जो नीचे डंठल दिख रहा है उसी को पुतंतु बोलते हैं। पुतंतु जो है डंठल को ही बोलते हैं, इसी को फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट लंबी धागे नुमा संरचना होती है। तो जो धागे नुमा संरचना होती है वो यही होती है। तो आई होप आपको जो पुमंग है उसका चित्र, एंड्रोसियम का फिगर भी आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इस प्रकार का फिगर है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये परागकोश है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और नीचे वाला जो डंठल है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये हो गया पुमंग के बारे में जो जानकारी थी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाते हैं, जयांग, जाइनोसियम। जाइनोसियम जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जयांग के बारे में। तो पुष्प का मादा भाग जनन अंग को जयांग कहते हैं। जो पुष्प का मादा भाग जनन अंग है उसको क्या बोलते हैं, जयांग, जाइनोसियम बोलते हैं। इसी को स्त्री केसर या अंडप भी कहते हैं। जयांग को ही स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। तो आई होप जयांग के बारे में इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे आप, तो नेक्स्ट आगे है प्रत्येक स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, है ना। प्रत्येक जो स्त्री केसर है जयांग में तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा क्या होता है वर्तिका, और तीसरा क्या होता है अंडाशय। तो ये क्या है, प्रत्येक स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। तो वो तीनों भागों के नाम है, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। तो आगे हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप फिगर है, ये किसका फिगर है, अगर आपको दिखाना हो तो फिगर देख सकते हैं आप। फिगर ये है, इसमें जो पहला है वो है वर्तिका। वर्तिका को स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र को, सॉरी, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं। और वर्तिकाग्र जो है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा है, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टाइल है, और उसके नीचे वाला ओवरी जो है, अंडाशय जो है, वो ये पार्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये भाग, इसको स्टिग्मा वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो ये बीच वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको स्टाइल क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, है ना। पहले वाले को वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं और दूसरे वाले को स्टाइल वर्तिका बोलते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है ओवरी अंडाशय कहलाता है। तो ये तीन भाग होते हैं किसके, स्त्री केसर के, है ना। ये स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, पहला वर्तिकाग्र जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और दूसरा वर्तिका स्टाइल बोलते हैं, और अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। तो ये तीन भाग होते हैं किसके, स्त्री केसर के। चलो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ वर्तिकाग्र। सबसे पहले वर्तिकाग्र की डिफिनेशन देखो, स्टिग्मा क्या है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। देखो आप अगर फिगर में देखेंगे तो जो सबसे ऊपर का चौड़ा ये वाला भाग है, ये वाला पार्ट है, उसी को स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये परागकण को अपने अंदर लाने की प्रोसेस को करता है,
अंदर लाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो वर्तिकाग्र जो है स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है और अंडाशय तक भेजता है ना। अब उसके बाद वर्तिका क्या है, स्टाइल क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, यह एक पतली लंबी नलीनुमा संरचना के रूप में होती है। ये जो है, ये जो आपको दिख रही है ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाली जो लंबी नलिका दिख रही है इसी को स्टाइल वर्तिका बोला जाता है। तो आई होप स्टाइल वर्तिका के बारे में आपको पता चल गया होगा। अंडाशय क्या है, ओवरी, तो स्त्री केसर के निचले फूले हुए भाग को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे फूला हुआ भाग है इसी को ओवरी अंडाशय कहते हैं। तो स्त्री केसर के नीचे फूले हुए भागों को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं और इसी ओवरी के अंदर जो बीजांड है वो उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको जयांग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। जयांग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जयांग है। जयांग की डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, इसके जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हैं। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये आपको समझ में आए होंगे। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, ये आप देख सकते हैं अंडाशय वगैरह ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परागण पोलिनेशन की। किसकी बात करेंगे, परागकण जो है, परागण जो है वो पोलिनेशन है, ये प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पराग को पौधे के परागकोश नरभाग से और वर्तिकाग्र के मादा भाग तक स्थानांतरित किया जाता है, जिससे निषेचन और बीजों का विकास संभव होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है वो परागण की है, पोलिनेशन की है ना। तो इसके अंतर्गत आप अगर मैं फिर से कहूँ तो आप क्या लिखेंगे, परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पराग को पौधों के परागकोश नरभाग से वर्तिकाग्र मादा भाग तक स्थानांतरित किया जाता है, जिससे निषेचन और बीजों का विकास संभव होता है। तो ये हो गया कुछ परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में जानकारी है ना। आगे देखो, परागण के परिणाम स्वरूप खाद्य फल बीज उत्पन्न होते हैं और जिससे नए पौधे भी उगते हैं। तो ये परागण के बाद ही संभव है, जब पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद ये संभव है। तो परागण के परिणाम स्वरूप खाद्य फल और बीज उत्पन्न होते हैं जिनसे नए पौधे उगते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, परागण। अब परागण 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला परागण होता है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगामी बोलते हैं ना। स्वपरागण को सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगामी कहते हैं। फिर दूसरा होता है परपरागण, जिसको क्रॉस पोलिनेशन और एलोगामी बोलते हैं, एलोगामी है ना। तो स्वपरागण, परपरागण, ये 2 भाग हैं किसके, परागण के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगामी ये स्वपरागण है, दूसरा जो है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन और एलोगामी, ये दूसरा क्या है, प्रकार है किसका, परागण का, है ना। चलो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, इसको देखो, किसी पुष्प के परागकोश की उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो परागकणों का स्थानांतरण है वह स्वपरागण कहलाता है ना। स्वपरागण किसी पुष्प के परागकोश को उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो परागकणों का स्थानांतरण है वह स्वपरागण कहलाता है। तो आई होप स्वपरागण के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि स्वपरागण क्या है। स्वपरागण किसी पुष्प के परागकोश के उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वही प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्वपरागण। चलो अब हम बात करते हैं स्वपरागण के लाभ। ये एग्जाम में बनता है कि स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के हानि लिखिए। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि परपरागण क्या है, परपरागण के प्रकार और उनके लाभ एवं हानि लिखिए, है ना। तो परपरागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और जो परागण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण के बारे में आपने परिभाषा पढ़ ली। अब स्वपरागण के लाभ देखेंगे। तो जो पहला लाभ है वो क्या है, स्वपरागण में ज्यादा परागकणों की जरूरत नहीं होती है, तो ये पहला लाभ है। दूसरा इसकी लाभ की बात करें तो परागकण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है। जो परागकण की प्रक्रिया है वो आसान और क्या होती है, सुलभ होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्वपरागण से पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ली के होते हैं और जो स्वपरागण है उससे जो बीज पैदा होते हैं वो
शुद्ध नस्ली के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्वपरागण में फूलों को रंग, सुगंध और मकरंद निकालने की जरूरत नहीं है। ये सब तीम झाम करने की जरूरत नहीं है, ना तो रंग की, ना तो सुगंध की और ना ही मकरंद की कोई जरूरत होती है स्वपरागण में। फिर क्या है, इसमें पौधे के परागण के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये वायु, जल या इन सब पर माध्यम या किसी माध्यम की इनको आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं कर लेते हैं, इसलिए इनको स्वपरागण बोला जाता है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे स्वपरागण के लाभ थे, है ना। अब हम स्वपरागण की हानियां या नुकसान पढ़ेंगे। तो स्वपरागण से क्या हानियां हैं इनको देखो। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, स्वपरागण से पैदा होने वाले बीजों में संकर ओज कम होता है ना, ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, स्वपरागित फूलों से पैदा होने वाले बीज कम संख्या में, हल्के और छोटे होते हैं ना। स्वपरागित फूलों से जो पैदा होने वाले बीज होते हैं वो कम संख्या में और हल्के तथा छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परागण के बाद होने वाले पौधों में अच्छे और स्वस्थ पौधों के गुणों का मिश्रण नहीं हो पाता है। परागण के बाद जो पैदा होने वाले पौधे हैं उसमें अच्छे और स्वस्थ पौधों के गुणों का मिश्रण नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, हानियां हैं किसकी, स्वपरागण की। तो नेक्स्ट हानियों में क्या लिखेंगे, इस परागण से पैदा होने वाले पौधे कमजोर और अस्वस्थ भी होते हैं, है ना। तो ये हो गया टोटल क्या, किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, स्वपरागण की हानियां। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पौधों के विकास की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो ये सारी जो हानियां हैं वो किसकी हैं, स्वपरागण की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परपरागण क्या होता है, परपरागण की डिफिनेशन की बात करेंगे। तो परपरागण एक पुष्प के परागकोश से उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पौधा है और उसी जात के कोई जो दूसरा पौधा है, तो पहले वाले पौधे से दूसरे वाले पौधे तक जो परागकणों का स्थानांतरण है वही परपरागण कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं परपरागण के लाभ के बारे में, है ना। तो परपरागण के लाभ के बारे में क्या लिखेंगे, पहला आप क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, इसको क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं परपरागण को, या एलोगोमी भी बोलते हैं। तो वही लिखा है, क्रॉस परागण पौधे की प्रजाति के लिए लाभदायक है क्योंकि यह आनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मकों के बीच निषेचन के परिणाम स्वरूप वंश में नए जीन का परिचय कराती है। तो ये पहला लाभ है किसका, परपरागण का, है ना। क्रॉस परागण पौधे की प्रजाति के लिए लाभदायक है क्योंकि यह आनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मकों के बीच निषेचन के परिणाम स्वरूप वंश में नए जीन का परिचय देती है ना। फिर दूसरा लाभ में क्या लिखेंगे, परपरागण से संतानों में रोगों और पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार होता है। और जो परपरागण से संतानों में रोग होते हैं और पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार होता है। तो ये हो गया क्या, लाभ किसका, परपरागण का। नेक्स्ट क्या है, परपरागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बीज अच्छे और जीवन के शक्ति वाले होते हैं। जीवन शक्ति वाले होते हैं मतलब तगड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, परफेक्ट होते हैं कह सकते हो आप। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, यदि वंश में कोई अप्रभावी लक्षण है, यहाँ पे आप देखो, यदि वंश में कोई अप्रभावी लक्षण है तो उन्हें आनुवांशिक पुनर्संयोजन के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह एकमात्र तरीका है जिससे एकलिंगी पौधे को प्रजनन, एकलिंगी पौधे जो हैं वो भी प्रजनन कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये टोटल आपने पढ़ा किसके बारे में, परपरागण के लाभ के बारे में, है ना। परपरागण यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, परपरागण के लाभ के बारे में। अब हम बात करेंगे परपरागण की हानियों के बारे में। तो परपरागण से क्या क्या हानियां हैं इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो परपरागण अनिश्चित होता है क्योंकि इसके लिए पुष्पों को बाहरी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। परपरागण जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो जल हो, कीट हो या वायु हो, है ना। ये तीनों माध्यम की आवश्यकता पड़ सकती है परपरागण कराने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, परपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, और परपरागण अगर कराना है तो एक पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर रहेगा। फिर क्या लिखेंगे, परपरागण के लिए पुष्पों को कीटों को आकर्षित करने के लिए चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तक मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है ना भाई। रंग बिरंगा जो पौधा होगा और जिसपे सुगंध होगा उसी पौधे में कीड़े आएंगे, तो कीड़ों के माध्यम से, आप जानते हैं कीट परागण में क्या होता है, जब कोई कीट किसी एक ऐसे पुष्प पे बैठता है जिसपे परागकण होते हैं और वो परागकण उसके टांगों से चिपक जाते हैं और वो जाके दूसरे पुष्प पे बैठ जाता है किसी फीमेल
या स्त्री केसर के ऊपर कह सकते हैं बैठ जाता है, तो वहाँ पे वो जो परागकण होते हैं वो गिर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इससे क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये कीट परागण के अंतर्गत होता है। और कीट परागण जो है वो किसका उदाहरण है, वो पर परागण का ही एक प्रकार है, कह सकते हो, है ना। आगे क्या लिखेंगे, पर परागण के लिए पुष्पों को अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यय करना पड़ता है ना। तो ये सारी पर परागण की हानियां हैं। फिर पर परागण में परागकणों की भारी बर्बादी होती है। और पर परागण में परागकण जो होते हैं, जैसे वायु परागण है, उसमें सारे वायु जो परागकण है वो उड़े और उसमें से कुछ का ही निषेचन हुआ, बाकी सब व्यर्थ हो गए हैं ना। तो ये भी पर परागण के कणों में भारी बर्बादी भी होती है इस कारण से। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पर परागण में जीन के पुनर्संयोजन के कारण अच्छे गुण समाप्त हो जा सकते हैं और अवांछित विशेषताएं भी जुड़ सकती हैं। तो ये हानियां हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, पर परागण में परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। तो ये टोटल हो गया आपका आज का वीडियो, जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट था। आज की इस वीडियो में जो सारी चीज़ें बताई हैं, यदि आप उसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, हम पीडीएफ का जुगाड़ बताएंगे कि आपको कहाँ मिलेगा। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। इनमें के जो टॉपिक हैं वो आपके पेपर में बन सकते हैं 3 मार्च बायोलॉजी के पेपर में। देन आप क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप सभी कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आप इसी तरीके से अन्य वीडियो भी चाहते हैं, तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं अन्य वीडियो भी अन्य सब्जेक्ट पे लेके आता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे।